हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का मॉडल सेट पेपर 1 देखने वाले हैं, जो कि निमी के द्वारा जारी किया जाता है। आपको अच्छे से पता होगा कि निमी हर साल अपने 3 मॉडल पेपर जारी करता है एंड उन्हीं से रिलेटेड, उन सेट पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके सीबीटी एग्जाम में पूछता है। तो अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सीबीटी एग्जाम में, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सेट पेपर 1 को बारीकी से एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन को, जिससे कि आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे। और इन सेट पेपर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे, WCS के आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 25, और इनमें से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मुझे भी पता लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स का क्या स्कोर रह रहा है, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर के एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जो हर एक बच्चे को याद ही होता है, क्योंकि ये निमी के सेट पेपर 1 का पहला ही क्वेश्चन है ना। और इसे आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटर रेजर, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी को फोड़ देंगे। एकदम क्लियर है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से मैं करता हूँ इसे एग्जिट एंड मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे मुझे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये आपके सामने एक डीसी जनरेटर दिख रहा है ना, तो इसका क्या पूछ रहा है भैया, नाम पूछ रहा है। और नाम काफ़ी आसान है, कैसे निकालते हैं ना, ये नाम याद रखने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसे हवा में नहीं बताऊंगा कि आप ऑप्शन नंबर ए याद कर लो या बी याद कर लो, मैं आपको लॉजिक बताऊँगा कि इसका नाम कैसे है और क्यों है। देखिए, आपको करना क्या होता है ना, ये जो एरो की डायरेक्शन है ना, इस पर गौर करना है। देखिए, अगर आपके एरो की डायरेक्शन सेम है ना, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, एरो की डायरेक्शन अगर सेम है तो आप यूज़ में लेते हैं कम्यूलेटिव। क्या यूज़ में लेते हैं, कम्यूलेटिव। अगर एरो की डायरेक्शन अपोजिट है यानी विपरीत है ना, अगर एरो की डायरेक्शन अपोजिट है यानी विपरीत है, तो हम यूज़ में लेते हैं डिफरेंशियल। क्या यूज़ में लेते हैं, डिफरेंशियल। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर देखकर आपको एरो की डायरेक्शन कैसे लग रही है। एक एरो इस तरफ जा रहा है और एक एरो इस तरफ जा रहा है, यानी अपोजिट है ना। तो अपोजिट है, तो मैंने आपको बताया एरो की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम डिफरेंशियल यूज़ में लेते हैं। यानी कम्यूलेटिव वाले तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो कम्यूलेटिव वाला ये कट गया और ये कट गया, है ना। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशियल तो क्लियर हो गया, अब लड़ाई इस बात की है कि ये लॉन्ग शंट है या फिर शॉर्ट शंट है। तो इसे हम कैसे पता करते हैं, तो इसकी भी शानदार ट्रिक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दिख रही है ना, ये सीरीज में लगी है तो सीरीज वाइंडिंग, और ये पैरेलल में लगी है तो शंट वाइंडिंग। हमें करना क्या होता है, शंट वाइंडिंग के दोनों लेग्स को देखना है ना। ये वाली देखिए लेग किस किस को कवर कर रही है, वो हमें देखना है। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों को कवर कर रही है ना। ये आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों को कवर कर रही है, मतलब क्या, इसका दिल बड़ा है। यानी अगर ये चाहती तो ये सीरीज वाइंडिंग को छोड़कर सिर्फ आर्मेचर को कवर कर लेती है ना, सीरीज को छोड़ देती। तो इसने ऐसा नहीं किया, क्या, क्योंकि इसका दिल बड़ा है, इसने दोनों को दावत किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दिल बड़ा है मतलब लॉन्ग है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट, है ना। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ये सिर्फ आर्मेचर को कवर करती इस तरह से, तो ये हो जाती शॉर्ट, क्योंकि इसका दिल छोटा है, इसने बेचारी सीरीज वाइंडिंग को छोड़ दिया है ना, तो इसका दिल छोटा है यानी शॉर्ट है। ये ट्रिक आप याद रखेंगे। तो यानी इसका दिल बड़ा है मतलब लॉन्ग, लॉन्ग वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, टीचर्स करते क्या, ये आपको ऑप्शन नंबर ए बता देंगे, लेकिन लॉजिक से आप समझते हैं ना, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अब एग्जाम में भी आप जाएंगे ना, तो इसका राइट आंसर ही लगा करके आने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो जनरेटर शब्द आ जाए और यहाँ पर नियम आ जाए, है ना। जनरेटर शब्द आ जाए और नियम आ जाए, मतलब हम यूज़ में लेने वाले हैं राइट हैंड रूल को। किसको, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को। और एक लेफ्ट हैंड रूल होता है, और लेफ्ट हैंड रूल हम मोटर में यूज़ लेते हैं, है ना। और जो राइट हैंड रूल है, इसे हम जनरेटर में यूज़ लेते हैं। किस में, जनरेटर में यूज़ लेते हैं। अब ये भैया याद कैसे करें, ट्रिक बता दो। तो ट्रिक काफ़ी आसान है। आपको अगर मैं बोलूँ जनरेटर स्टार्ट करो, तो आप किस हाथ से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है सीधे हाथ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसे घुमाना पड़ता है। तो इसलिए राइट हैंड रूल यहाँ पर लगता है। मोटर को क्या है, हम तो बाएं हाथ से भी चला सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो जनरेटर है मतलब, और नियम पूछ रहा है, यानी कि राइट हैंड रूल जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पर ऑप्शन है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर डी में हमें राइट आंसर मिल गया है ना। फ्लेमिंग्स, एक मिनट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। जहाँ पर भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सारे के सारे कमेंट्स का आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने का सूत्र बताइए, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है ना। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ZNP∅/60A है ना। ये मैंने फॉर्मूला बताया ना, तो यही आपका फॉर्मूला है भाई। अब ये फॉर्मूला है वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी तो कोई ट्रिक होती नहीं है ना। तो इसे आप याद कर सकते हैं ZNP∅/60A। अब इसमें कहाँ पर आपको दिख रहा है ZNP, हो सकता है आपको क्लियर ना विजिबल हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। ZNP∅/60A हमें यहाँ पर दिख गया, यानी ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अभी से बता रहा हूँ, याद कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है जो कि मैं अगेन आपसे बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर के एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो लगभग हर सेट में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक्स से चिन्हित भाग है और इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। तो आपने इसे रट ही लिया होगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पोल शू कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा राइट आंसर कहाँ पर है, पोल शू। बिल्कुल हमारा राइट आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम बताइए। तो भैया पहले चित्र तो दिखा दो, तभी तो हम नाम बता पाएंगे। तो यहाँ पर चित्र देख लो भाई, चित्र आपके सामने है ना, और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। तो ये भी क्वेश्चन भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, काफ़ी आसान है। देखिए ये 2 सर्किट है ना, एक सर्किट आपका ये है और एक सर्किट ये है। मैं 2 सर्किट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अलग अलग हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन, ये वाला सर्किट ये सर्किट से बिल्कुल भी कहीं से भी कनेक्ट नहीं है ना। कहीं से भी कनेक्ट नहीं है मतलब ये दोनों सर्किट अलग अलग हैं। अलग अलग है मतलब यहाँ से सेपरेट हैं, यानी यहाँ पर सेपरेट है, देख सकते हैं बिल्कुल सेपरेट है। ये अपने आप में अलग है और ये अपने आप में अलग, यानी अलग अलग है, सेपरेट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हम क्या करते हैं, अलग से डीसी सप्लाई देते हैं, जिससे कि उसमें जो रोटेशन की दिशा है वो यानी रोटेशन शुरू हो जाती है ना। तो ये आप याद रखेंगे, मैंने आपको ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया, जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब ये अगर आप 4th क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, 5th क्लास के बच्चे से पूछोगे, वो भी बता देगा कि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फील्ड के अनुसार आपको जनरेटर का नाम बताना है। यहाँ पर जनरेटर नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, फील्ड दिया है। और फील्ड को देख करके हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें नाम बताना है डीसी जनरेटर का। तो अगेन मैंने आपको बताया हमें क्या करना होता है, एरो की डायरेक्शन देखनी है। एरो की डायरेक्शन सेम है, मतलब हमें क्या यूज़ में लेना है, कम्युलेटिव। क्या यूज़ में लेना है, कम्युलेटिव। अगर एरो की डायरेक्शन डिफरेंस है यानी अपोजिट है ना, अपोजिट है, तो हम यहाँ क्या यूज़ में लेंगे, डिफरेंशियल। बस जाहिर सी बात है, काफ़ी आसान, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। और ये वाला भी यहाँ से इन कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, आउट कर रहा है। या फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे एरो की डायरेक्शन सेम है ना। सेम है मतलब हम यूज़ में लेंगे कम्युलेटिव है ना। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो भैया राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा है ना, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी संचयी यौगिक जनरेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत। अब इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जनरेटर जहाँ भी आ जाए और नियम आ जाए तो आप लगा देना राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर नियम नहीं पूछ रहा है ना, यहाँ पर नियम नहीं पूछ रहा है, बल्कि यहाँ पर सिद्धांत पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। और प्रिंसिपल पूछेगा ना तो हमेशा जाइएगा फैराडे के साथ है ना। किसके साथ, फैराडे के साथ। तो फैराडे का राइट आंसर देखते हैं कौन सा है, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन में गलती मत कर देना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना,
ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं आंसर को। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र। तो देखिए ये भी आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 10th या 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, BLV साइन थीटा। क्या होता है, BLV साइन थीटा होता है। तो देखिए BLV है, वोल्ट है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन थीटा नहीं है। BL है साइन थीटा भी, लेकिन इसमें V नहीं है। यहाँ पर देखेंगे BLV कॉस थीटा है, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा, BLV साइन थीटा वोल्ट। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको हर एक क्वेश्चन ना ऐसे समझाया जाएगा ना, बिल्कुल आप भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सोलेनॉइड की, है ना। किसकी बात हो रही है, सोलेनॉइड की। तो याद रखिएगा सोलेनॉइड की बात होगी तो हम जाएंगे राइट हैंड पाम रूल के साथ। किसके साथ, राइट हैंड पाम रूल, मतलब दाहिने हाथ की हथेली का नियम। यानी ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और समस्या होगी भी ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही है ना, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए। तो काफ़ी आसान है, ये भी आपने रट ही लिया होगा भैया। इसे क्या कहते हैं, इसे हम योक या फिर क्या कहते हैं, योक या फिर फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, योक या फिर फ्रेम कहते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो इसका हम क्या कहते हैं, योक या फिर फ्रेम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, है ना। ऑप्शन नंबर D में है, तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस शकल को देख लेना, हर एग्जाम में पूछी जाती है, यानी हर CBT सेट में पूछी जाती है। क्लियर है। तो चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है ना। क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं भैया, गलती करके आते हैं, और मैं आपको गलती करने नहीं दूंगा। देखिए भी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स वाइंडिंग में समांतर रास्ते बताइए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए लैप वाइंडिंग। सबसे पहले वाइंडिंग की बात करते हैं। वाइंडिंग हमारी दो तरह की होती हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। दो तरह की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, A बराबर P होता है, यानी समांतर रास्तों की संख्या होती है बराबर किसके, पोल्स के, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है समांतर रास्तों की संख्या। और यहाँ पर होता है A बराबर 2। ये हमेशा 2 ही रहता है, ये ज़्यादा या कम नहीं होता है, ये पोल पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें जो है लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए समझा देता हूँ। इसमें लो वोल्टेज होता है, हाई करंट होता है, और इसमें जो है अपोजिट हो जाता है, यानी लो करंट हो जाएगा और हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। फिलहाल हम आते हैं इस क्वेश्चन के टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक क्या था, पोल से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, देखिए उन्हें फॉर्मूला पता होता है A बराबर P। लैप बाइंडिंग की बात हो रही है ना, तो वेव बाइंडिंग को हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे A बराबर P है, मतलब नंबर ऑफ पोल कितने, 4 हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि जब समांतर रास्ते पोल के बराबर है, मतलब पोल 4 हैं, तो समांतर रास्ते भी 4 होंगे। और हमसे पूछा भी था समांतर रास्ते, तो 4 ऑप्शन वो लगा करके आ जाते हैं इस तरह से, जो कि हो जाता है गलत। जी हाँ दोस्तों, जो कि हो जाता है गलत। आपको ऐसा नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग की बात कर रहा है, डुप्लेक्स, है ना। 3-4 तरह की होती हैं। देखिए डुप्लेक्स की बात करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रिप्लेक्स की बात करेगा तो 3 से, क्वाडप्लेक्स की बात करेगा तो 4 से। ओके, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं, मतलब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 आपका राइट आंसर होता है, ना कि 4। ओके, तो याद रखिएगा 4 आपका राइट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर होगा 8। ओके, यानी ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, कह रहा है कि चित्र में दर्शाए डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। और इसको भी आपने अच्छे से समझा होगा, जब मैंने चित्र वाली क्लास आपके लिए कराई थी तो उसमें मैंने आपको इस डायग्राम के बारे में बताया था। ये आपका कौन सा चित्र है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। क्या कहते हैं, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, मतलब ऑप्शन नंबर D में हमें मिल रहा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमसे क्या कह रहा है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। इसका भी आपको ज़रूर अच्छे से पता होगा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, तो सीरीज में जुड़े होते हैं, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। आर्मेचर के साथ श्रृंखला क्रम में, श्रृंखला क्रम मतलब सीरीज में, तो सीरीज इन आर्मेचर। आर्मेचर के साथ क्या होते हैं, श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स से चिन्हित भाग का कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है।
तो हम सबसे पहले आपको चित्र दिखा देते हैं, तभी आप राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चित्र है और ये कह रहा है कि इसमें कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया है? चित्र वाली क्वेश्चन में मैंने आपको ये क्वेश्चन ज़रूर बताया होगा कि यहाँ पर जो है दो तरह के होते हैं। देखिए, एक आपका ये है, एक आपका ये है। अगर ऊपर वाले की बात करेगा तो आपका ये होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है ना, रिएक्शन ड्रॉप। अगर नीचे वाले की बात करेगा तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। तो याद रखिएगा। तो हमसे पूछ कौन सा रहा है? तो हमसे पूछ रहा है ऊपर वाला, है ना। तो ऊपर वाला पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्या हो जाएगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है ना। आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ऑप्शन नंबर सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित करते हैं, यानी आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। और इसका मैंने आपको आंसर बताया। जहाँ पर भी लेमिनेशन की बात हो जाए ना, समझ जाइएगा कि वहाँ पर एडी करंट को हम कम करने के लिए कह रहे हैं, यानी एडी करंट जो लॉस होता है ना, उसे हम कम करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेमिनेटेड की बात हो रही है, तो मतलब एडी करंट को लॉस, हाँ, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। एडी करंट हानि को कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है, यानी डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध हम बहुत कम क्यों रखते हैं, इसका रीज़न बताइए। तो इसका रीज़न काफ़ी आसान है। जो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, उसे कम करने के लिए, जो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, उसे कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। कोई भी यहाँ पर डाउट आपको नहीं होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीसी जनरेटर का केवल एक ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए, यानी डीसी जनरेटर को हम एक ही दिशा में क्यों चलाते हैं। हम चाहें तो पहले इस तरह से घुमाया, फिर इस तरह से घुमा लें, ऐसे भी तो कर सकते हैं, यानी रोटेशन की दिशा बदलते क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भैया जो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व है ना, उसकी हम रक्षा करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, यानी जो टू प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है बड़े डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, यानी जो जो आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, तो वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं एक जनरेटर में, है ना। तो ये हमें बताना है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, जो आर्मेचर जो आपका बीचुंबकन होता है ना, डीमैग्नेटाइजिंग, उस इफेक्ट को हम क्या करते हैं? बेअसर करने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के बीचुंबकन प्रभाव को बेअसर करने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एंड मुझे पूरी उम्मीद है इसका आप आंसर जरूर कर पाएंगे। जो कि हमसे कह रहा है डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है, यानी हम डीसी जनरेटर में पोल शू क्यों लगाते हैं, उसका क्या मतलब है लगाने का। तो हम उसे भैया इसलिए लगाते हैं जिससे कि एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैला सके, है ना। एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को फैला सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं पोल शू का एक जनरेटर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग लगे होते हैं ना, तो उसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है। तो भाई मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि जो करंट है ना, करंट उसको एक दिशा में एकत्रित करता है, कौन? स्प्लिट रिंग, है ना। स्प्लिट रिंग ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट हुआ भी ना तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर जरूर करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश लगाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज़ करते हैं, और काफ़ी आसान है। ब्रश की बात हो रही है ना, तो हमेशा कार्बन के साथ जाइएगा। ब्रश की बात हो रही है ना, तो हमेशा कार्बन के साथ जाइएगा, मतलब कार्बन और ग्रेफाइट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 100%, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो रहा है, यानी डीसी जनरेटर क्या कर रहा है, जो उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है वो खो रहा है ना, वो लॉस कर रहा है। तो ऐसा कब करता है और क्यों करता है वो,
है ना। ऐसे उसकी मनमानी थोड़ी चलेगी। तो ऐसा वो कब करता है, तो रोटेशन की दिशा बदलने पर। मैंने आपको बताया था ना, हम रोटेशन की दिशा बदलेंगे तो वो अपना अपशिष्ट चुंबकत्व खो देगा, और ऐसा करेगा तो जब उसमें मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तो कैसे वो वोल्टेज बना पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज़ करते हैं। यानी कि बात कर रहा है लंबी लंबी जो वायर फैलाते हैं, यानी लंबी दूरी पर हमें करंट लेकर जाना है, तो उसके लिए हम कौन से जनरेटर का यूज़ करेंगे, कौन से डीसी जनरेटर का यूज़ करेंगे। क्या हम शंट जनरेटर का यूज़ करेंगे? नहीं। क्या हम डिफरेंशियल शॉर्ट शंट का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम डिफरेंशियल कंपाउंड का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम यूज़ करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। जब भी लंबी दूरी की बात करेगा तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्लियर है? चलिए यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना, मैंने आपको कई बार करा रखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज़ करेंगे। देखिए आर्क वेल्डिंग की बात करें या फिर बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, हम जाएंगे डीसी जनरेटर के साथ। किसके साथ? डीसी जनरेटर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा, एक मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। अगर बात करेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, तब हम जाएंगे डीसी जनरेटर के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आर्क वेल्डिंग की, है ना। तो आर्क वेल्डिंग के लिए याद रखिएगा विभेदक यौगिक जनरेटर होता है, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर पढ़ा करें। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता है। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है, एक वेब वाइंडिंग होती है। और इसमें क्या होता है, ए बराबर पी होता है, इसमें ए बराबर 2 होता है, जो कि इस पर बेस्ड हमने अभी अभी करा था न्यूमेरिकल। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि इसमें लो वोल्टेज होता है और हाई करंट होता है। इसमें क्या होता है भैया, इसका उल्टा हो जाता है, लो करंट और हाई वोल्टेज हो जाता है। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है, वेव वाइंडिंग की पूछ रहा है, यानी वेव का हमें यहाँ पर देखना है, बाकी इसे हटा देते हैं। तो वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है, मैंने आपको बताई ना, यहाँ पर लो करंट होगा और हाई वोल्टेज होगा। तो देख लेते कहाँ पर है, लो करंट लो वोल्टेज नहीं होगा, हाई करंट नहीं होगा, लो करंट और हाई वोल्टेज, लो करंट और हाई वोल्टेज, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी 4 देंगे, एकदम से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि वेव बाइंडिंग में हमेशा लो करंट होता है और हाई वोल्टेज होता है। ओके, गलती मत करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी इस पर बेस्ड 2 ही क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि ये जो हमारा जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर, इसमें हम जो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं, कभी आपने सोचा? ये हम इसलिए लगाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फ़ैन की मोटर है और मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में घूम रही है ना, और मैंने इस डायरेक्शन में घुमा दिया। तो ऐसे में क्या होता है ना, मोटर झटका लेती है, अचानक से झटका लेगी। भाई जाहिर सी बात है, अभी वो इस डायरेक्शन में घूम रही है और मैंने इसकी डायरेक्शन बदल दी इस तरह से, तो वो झटका लेगी। और उस झटके को कम करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए या फिर स्थिर व्यवस्था बनाने के लिए, EMF को बढ़ाने के लिए वर्तमान, हाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। जो कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इसकी जो स्पीड है ना, डायरेक्शन है ना, उसे हम स्मूथली रिवर्स कर सकें, है ना, स्मूथली रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उद्देश्य क्या होता है। डीसी जनरेटर में हम ठोस पोल शू क्यों लगाते हैं, मैंने भी आपको बताया ना कि एयर गैप को कम करता है, और दूसरा कारण इसका होता है चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, है ना, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने आपको कई बार इसका आंसर बता रखा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए हम किस धातु का यूज़ करते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी क्षमता वाले जनरेटर होते हैं ना, उसमें हम जो उसका योग है, योग और फ्रेम, अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था ना योग और फ्रेम का, तो उसे बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, किस धातु का यूज़ करते हैं, किस मेटल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बात कर रहा है योग बनाने की, तो हम जाएंगे रोल्ड स्टील के साथ। ध्यान से समझिएगा, अगर बात कर रहा है रोल्ड योग बनाने की, तो हम रोल्ड स्टील के साथ जाएंगे। लेकिन अगर वो बात करेगा कोर बनाने की, है ना, आर्मेचर कोर बनाने की, तो हम जाएंगे कास्ट आयरन के साथ।
यानी ढलवा लोहे के साथ, है ना। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन मैक्सिमम स्टूडेंट्स लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ना, उसे हम बनाते हैं नरम लोहे से, लेकिन इनको नहीं बनाते। तो ये याद रखिएगा। जो कि देखिए, जितनी पॉसिबिलिटी होती है ना क्वेश्चन बनने की, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आप भटके ना और आप राइट आंसर ही अपने CBT एग्जाम में लगा करके आएँ। DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? भाई जाहिर सी बात है, DC जनरेटर में हमें AC वोल्टेज ही तो मिलेगा। तो AC वोल्टेज आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, है ना। AC वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट होगा नहीं आपको, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि चित्र से रिलेटेड है, और ये मैंने आपको करा भी रखा है चित्र वाली क्लास में, है ना। जितने भी चित्र वाले क्वेश्चन है ना, सारे चित्र एक ही वीडियो में कवर कर दिए मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना, तो चैनल पर जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ओके। और मैंने 100 नंबर वाली क्लास भी बना रखी है, 50 नंबर वाली क्लास भी बना रखी है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम फोड़ के रख देना है CBT एग्जाम को, ओके। 100 आउट ऑफ 100 जो आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना, 150 मार्क्स आपको ला करके दिखाने हैं, और ऐसा जो स्टूडेंट्स करेगा ना, मैं उसके अपने तरफ से एक गिफ्ट दूंगा, ओके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है कि इस चित्र को, ये जो एक्स इस तरह से स्लॉट बनाई गई है ना, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है? एक्स से दर्शाया गया है। तो क्या मैंने आपको नहीं बताया ये कि ये कुंजी तरीका को ठीक करता है, यानी की बेस को फिक्स करने के काम आता है। की बेस को फिक्स करने के काम आता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि आपसे क्या कह रहा है? DC जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? DC जनरेटर में हम फील्ड कॉइल क्यों बनाते हैं? तो कह रहा है कि एयर गैप के फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, या फिर मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमें मिल चुका है। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ये काम होता है, किसका काम होता है? फील्ड कॉइल का काम होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया था, है ना। अब इसमें गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन, बड़ी DC मशीन के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का यूज़ करते हैं? यानी कि पोल कोर की बात कर रहा है, योग की बात नहीं कर रहा, पोल कोर की। और पोल कोर बनाने के लिए हम किस मेटल का यूज़ करते हैं? जस्ट अभी मैंने आपको बताया, कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। किसका? कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, कास्ट आयरन मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि DC जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? अगेन वही क्वेश्चन आ गया ना। मैंने कहा अगर लेमिनेटेड की बात हो जाए ना, समझ जाइएगा कि ED करंट को लॉस को कम करने की बात हो रही है। यहाँ पर लेमिनेट की बात हो गई, मतलब ED करंट लॉस को हम कम करेंगे। तो कहाँ पर है? टू रिड्यूस द ED करंट लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ED करंट हानि को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड करते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सेट पेपर रहने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके CBT एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में कौन सा DC जनरेटर यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया ना, ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करेगा तो DC शंट मोटर के साथ जाएंगे। अगर लंबी दूरी तक वायर को ले जा रहा है, करंट को ले जा रहा है, तब कहेगा किस DC जनरेटर का यूज़ करेंगे, तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ओके, याद रखेंगे। और अगर बात करेगा आर्क वेल्डिंग की, है ना, आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के साथ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर कर रहा है बात इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जो कि शंट जनरेटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर होगा, और एक भी क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कंपाउंड जनरेटर का नाम बताइए यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है ना। शंट फील्ड क्या है? आर्मेचर के समांतर में, यानी ये मेरा क्या है? ये मेरा आर्मेचर है, ये मेरा क्या है? आर्मेचर है। और फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी है? शंट फील्ड है ना, तो मतलब ये पैरेलल में इस तरह से जुड़ी होगी, इस तरह से, और यहाँ पे हमने लोड को जोड़ रखा होगा इस तरह से, है ना। तो अब ये बताइए आप क्या बन गया? तो ये आपका लोड हो गया। तो इस तरह से आप मुझे बताइए कि इसका नाम क्या होगा? मैंने आपको बताया ना, अगर ये पैरेलल में जुड़ी है मतलब ये शंट हो जाएगा, तो शंट जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता कि सीरीज में जुड़ी है तो आपका हो जाता सीरीज जनरेटर। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका और लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी क्षेत्र प्रणाली का चुंबकीय प्रवाह एक जनरेटर में सर्किट को पूरा करता है। यानी जो क्षेत्र प्रणाली होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? फील्ड सिस्टम, वो चुंबकीय प्रवाह का एक जनरेटर में सर्किट को कैसे पूरा करता है, यानी सर्किट कंप्लीट कैसे होता है? तो याद रखिएगा 3 चीज़ों से होता है। यहाँ पर फील्ड कॉइल और फील्ड कोर से नहीं होता है, और लेमिनेटेड पोल 2 चीज़ों से नहीं होता, 3 चीज़ों से होता है। मैंने बताया तो 3 चीज़ें इसी में हैं, फील्ड कोर,
आर्मेचर कोर और योक, 3 चीज़ों से होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बधाई हो, आपने भैया 38 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब मुझे आप फटाफट से कमेंट में बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या रहा, है ना। अब ये जेन्युइन बताना, अब ऐसा नहीं कि आप 38 में से 38 बता रहे हो। हाँ, अगर सही गए हैं तो ज़रूर बताइए, लेकिन जेन्युइन रिजल्ट बताना है जिससे कि मुझे भी पता लगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा अपना रिजल्ट, जिससे कि मुझे भी पता लगे। ओके, तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। क्लियर है ना, तो तैयार हो? चलिए भाई, अब हम देख लेते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आ जाओ भैया, इसके 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से कितने सही जाएंगे फटाफट से कमेंट कर देना बिना बोले। तो हमारा क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि स्नेहक का उद्देश्य क्या क्यों करते हैं। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, और स्नेहक का हम यूज़ करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, स्नेहक का यूज़ करते हैं घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण क्या होता है, हम चल पा रहे हैं तो घर्षण की वजह, अब देखिए घर्षण ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, घर्षण बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत है, घर्षण मीडियम होना चाहिए। अब जैसे हम चल पा रहे हैं ना, तो घर्षण की वजह ही है। अगर घर्षण ना हो तो हम चल भी ना पाएँ, गिरे बार बार गिरते रहें, है ना, तो ये होता है। तो इसलिए जो मशीनें होती हैं ना, उनमें क्या होता है ना, हम घर्षण को कम करना चाहते हैं कि जिससे मशीन स्मूथली वर्क करे। तो घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, स्नेहक का यूज़ करते हैं, मतलब घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण दबाव से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, घर्षण को कम करने के लिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाएगा। क्लियर है ना, ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा और घुमा फिरा करके पूछेगा। जैसा कि पूछ लिया भाई, देखो क्वेश्चन पूछ लिया, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन को 2 तरह से पूछ लिया, पहले पूछ रहा है कि लुब्रिकेंट का यूज़ क्यों करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। अब कह रहा है घर्षण का यूज़ क्यों करते हैं भाई, मतलब घर्षण को कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो भाई लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, स्नेहक का यूज़ करते हैं। क्लियर है ना, तो 2 आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और ट्रेड जो आपका एम्प्लॉय ईडी और डब्ल्यूसीएस है ना, इसमें तो बेखबर रही है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं डब्ल्यूसीएस वाली और ईडी वाली क्लास में, तो वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। 12 क्वेश्चन यानी 24 नंबर आपके फिक्स हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा सेकेंड है जो कह रहा है 14x + 3y + 25x + 2y का मान बताइए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। काफ़ी आसान है, 14x, अब यहाँ पर देखिए x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, है ना, 14x + 25x प्लस यहाँ पर देखिए 3x है और 3y है और 2y है, तो इसको एक तरफ कर लेते हैं, 3y + 2y। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 और 25 हो जाएगा 39x, प्लस यहाँ पर 3y और 2y मिलकर के हो जाएगा 5y। तो कहाँ पर दिख रहा है, ये कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको डाउट है, बताइए, नहीं होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर डाउट होगा भी तो आप हमें कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी बन रही हो लेकिन इंटरेस्टिंग हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a की पावर m गुणे a की पावर n। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा, a की पावर m गुणे a की पावर n, और आपसे पूछेगा a की पावर m बटे a की पावर n। देखिए क्या होता है, गुणा में क्या होता है, एक रूल होता है, बेस सेम तो पावर ऐड। बेस सेम है मतलब ए है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, m + n। लेकिन डिवाइड में क्या होता है, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देते हैं, तो कि a की पावर m - n। तो इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर मैंने बता दिए। तो a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर क्या होगा, a की पावर m + n, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बेसिक मैथ है आपकी, है ना, जो कि आपको आती होगी। देखिए भाई क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने अभी आपको बताया था, a की पावर m बटे a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m - n। तो देख लेते हैं भैया कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी है आपका, है ना, तो इसे देख लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि a + b का होल स्क्वायर। आप बताइए, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर। आप IITI के सेकेंड ईयर में और आपको ये क्वेश्चन पता ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आया है, इसे आप समझने का प्रयास करें। मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम किस उपकरण का यूज़ करते हैं। देखिए मोटर आपके पास है, उसे आप चालू और बंद करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करेंगे, वो आपसे पूछ रहा है ना, डिवाइस का यूज़ करें। तो याद रखिएगा यहाँ पर हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, स्टार्टर। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं पता है, एग्जामिनर ने 2 ऑप्शन डाल रखे हैं और बिल्कुल मिलते जुलते हैं, स्टार्टर और स्टेटर, है ना। तो करते क्या है, स्टेटर लगाते हैं। तो याद रखिएगा स्टार्टर होता है, स्टार्टर मतलब स्टार्ट करने वाला, ऐसे आप याद रख लेना। लेकिन गलत आंसर मत लगा देना, स्टेटर नहीं होता है, स्टार्टर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 46 नंबर, जो कि
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कौन सा भाग स्वचालित लोहे को गर्मी से, अब देखिए यहाँ पर अगर गर्मी की बात करेगा ना तो थर्मोस्टैटिक आ जाता है ना, थर्मोस्टैटिक। और कंट्रोल की बात कर रहा है, कंट्रोल कौन करता है, स्विच करता है। जैसे आपका फैन लगा है तो उसे आप किससे कंट्रोल करना है, स्विच से कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल मतलब स्विच है ना, कंट्रोल का मतलब स्विच, तो क्या हो गया, थर्मोस्टैटिक स्विच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक डिवाइस कौन सी है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एसी वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना है तो हम किस स्टैटिक डिवाइस का यूज़ करेंगे। डिवाइस तो बहुत सारी हैं लेकिन स्टैटिक डिवाइस की बात हो रही है, मतलब स्थिर डिवाइस होनी चाहिए, रोटेशन वोटेशन ना हो उसमें। जनरेटर, जनरेटर क्या स्थिर होता है, घूमता है ना। अल्टरनेटर घूमता है ना। इंडक्शन मोटर, मोटर भी घूमती है। यानी एक ऐसी ही चीज़ हमारी ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या है, स्थिर डिवाइस है और वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप करता है ना, क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, क्या करता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। मतलब वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा भी रहा है, घटा भी रहा है और स्टैटिक डिवाइस भी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाइन इंसुलेटर की सामग्री का बनाया जाता है। यानी जो लाइन, देखिए हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आगे पढ़ाते पढ़ाते और WCS हमारी कब खत्म हो गई पता भी नहीं लगा है ना। चलिए कोई बात नहीं। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या हो, यानी जो हमारा लाइन इंसुलेटर होता है तो हम किससे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, पोर्सलिन क्ले। जो पोर्सलिन क्ले मतलब चीनी मिट्टी से बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस वेव को नहीं जानते हैं, क्या आप इस वेव फॉर्म को नहीं जानते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, साइन वेव है। क्या है, साइन वेव फॉर्म है, जिसे हम साइनोसोडल वेव कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है ना। ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे तो आप क्या पाएंगे, तो देखिए स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव हमारी कुछ इस तरह से चलती है, इस तरह से है ना, स्क्वायर के वेव में। तो ये तो हमारी स्क्वायर वेव नहीं है। ट्राइंगल वेव, ट्राइंगल वेव कैसे चलती है, तो ट्रायंगल वेव आपके ट्रायंगल के फॉर्म में चलेगी कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में। इसके बाद कौन सी वेव दे रखी है, सॉ टूथ वेव है ना। सॉ टूथ वेव कैसे चलती है, तो सॉ हेक्सो देखिए ना, हेक्सो के दांत होते हैं तो उनके दांतों की तरह होती है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, मतलब ये चलती है, ये हेक्सो होती है। ओके, मतलब सॉ टूथ वेव होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन वेव। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। हालांकि ये पूछेगा नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भैया प्रतीक का नाम बताइए। प्रतीक दिखाएंगे तभी तो नाम बताएंगे। तो प्रतीक आपके सामने है, अब तो आप नाम बता सकते हैं प्रतीक का। प्रतीक का नाम क्या है देखिए ये क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछेगा। एक आपका इस तरह से होता है नॉर्मल, अगर ये ऐसे बना है ना तो इसका नाम हो जाएगा, माइक्रोफोन तो है ये लेकिन सामान्य माइक्रोफोन है। कौन सा है, सामान्य माइक्रोफोन है, सामान्य माइक्रोफोन है। लेकिन अगर इसमें ये लगा दिए, इसे आप जानते हैं क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कंडेंसर कह देते हैं। तो कंडेंसर और माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, इसमें कंडेंसर लगा है और माइक्रोफोन है ही, कंडेंसर माइक्रोफोन इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है। क्लियर है ना। अगर नॉर्मल बनाए तो हमारा सामान्य माइक्रोफोन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमारी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू हो गई है ना। चलिए अब यहाँ पर आप मुझे पहले कमेंट कर दीजिए कि आपके WCS के कितने सही थे और ED के कितने सही थे, है ना, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्लियर है ना। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे और बड़े ही आसान क्वेश्चन होंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या है। देखिए नौकरी आप पाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं तो आपको भैया इंटरव्यू स्किल होनी चाहिए, यानी इंटरव्यू क्रैक करना आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत इस स्किल होनी चाहिए इंटरव्यू की, तभी आपको जॉब मिल पाएगी, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या है। देखिए भैया आप नौकरी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, है ना, आवेदन, जब आपके पास रिज्यूमे होगा तभी तो आवेदन करेंगे, तभी तो अप्लाई कर पाएंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोडेटा तैयार करेंगे, यानी रिज्यूम प्रिपेयर करेंगे, है ना, प्रिपेयर रिज्यूमे मतलब बायोडेटा तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए इसका एक स्टेप होता है, सबसे पहले आप रिज्यूमे बनाएंगे, देन आप कवर लेटर बनाएंगे, देन आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, उसके बाद आपको कहीं जॉब मिलेगी। तो मतलब ये सीक्वेंस से चलता है, ऐसा नहीं कि आप पहले कुछ भी कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, कह रहा है कि कैंपस भर्ती जो होती है ना कहाँ पर आयोजित की जाती है। कैंपस भर्ती कहाँ पर आयोजित की जाएगी, भाई जाहिर सी बात है कैंपस में ही आयोजित की जाएगी। और कैंपस क्या है, सिटी यानी राज्य की राजधानी में, वो कैंपस थोड़ी होता है।
इसके बाद कंपनी कोई कैंपस थोड़ी है, ITI क्या है, आपका कैंपस है और वहाँ पर आपके देखा होगा रोजगार मेले वगैरह लगते रहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। यानी कि अब योग्यता आपकी कम महत्व रखेगी, नहीं वो तो जरूरी है ना, योग्यता होना चाहिए। मतलब ये मैं काट क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम महत्व वाली चीज़ पूछ रहा है। ओके, एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। पूरे हुए कौशल जो आपने कंप्लीट कर रखी है, स्किल ट्रेनिंग है ना, तो वो तो होगी नहीं। देखिए सैलरी के बारे में कभी आप रिज्यूमे में नहीं लिखते। क्या आप ऐसा लिखते हैं रिज्यूमे में कि मुझे 25,000 पर मंथ सैलरी चाहिए, 30,000 पर मंथ चाहिए, नहीं लिखते ना। अगर आप ऐसा करेंगे भी तो वैसे ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत कम महत्व रखती है। मैं तो कहता हूँ ना के बराबर होता है, कोई लिखता भी नहीं है इसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है लोगों के साथ, एक मिनट, जो कि हमसे क्या कह रहा है भैया, लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने के लिए, है ना। लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता क्या कहलाती है। आप लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, अच्छे से जुड़ पाते हैं, तो भैया क्या है वो आपके इंटरपर्सनल ही तो स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल कहलाती हैं वो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 56 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता क्या है। देखिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, है ना, और आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते, तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर पेशेंस है ना। पेशेंस, और पेशेंस वाले व्यक्ति ही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं चलती है ना। तो पेशेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आप शांत स्वभाव के हैं और आप वेट कर सकते हैं, तो आप यानी आपके अंदर क्या है, पेशेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है समय की पाबंदी का क्या अर्थ है। समय की पाबंदी का अर्थ क्या है, मतलब पंचिंग मशीन पर आप सही से टाइम पर पंच कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है पंचिंग मशीन द्वारा किया गया, ये तो नहीं होगा। इनफॉर्मल या पोलाइटलेस नहीं होगा। देखिए समय की पाबंदी का मतलब होता है समय पर होना, है ना। कहते हैं ना कि वो बंदा समय का पाबंद है, बिल्कुल समय पर पहुँच जाता है ना, तो कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीइंग ऑन टाइम यानी समय पर होना, ये आपके लिए समय का पाबंद कहलाता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर जो कि हमसे कह रहा है जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आप क्या कहेंगे। आपके पास कलम नहीं है, आपने के साथ कभी ना कभी ये सिचुएशन हुई होगी। आप अपने दोस्त या सहपाठी से कलम मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं। क्या आप ऐसा कहते हैं कि मुझे अपना पेन दो, ऐसे कहेंगे तो वो वैसे ही नहीं देगा, है ना। क्या आप ऐसे कहेंगे कि मुझे एक पेन चाहिए, क्या वो आपकी ज़रूरतें पूरी करने थोड़ी बैठा है। मैं आपका पेन लेता हूँ ऐसा कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। आपको कहना है क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है, फॉर्मल तरीका है। आप इस तरह से कहेंगे तो वो ज़रूर पेन देगा, और नहीं दे तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट, ये किसके उदाहरण है। यानी ये जो मैंने अभी 4 वर्ड बोले ये किसके उदाहरण है। मैग्निफिकेंट, शार्प, लेंदी, ब्राइट, तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यों कहते हैं, जैसे नाइफ हमारे पास है, नाइफ कहते हैं, नाइफ बहुत शार्प है ना, मतलब नुकीला है, मतलब तेज है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइफ। यानी उसने क्या किया, शार्प ने क्या किया, नाइफ की विशेषता बताई, यानी चाकू की विशेषता बताई, मतलब विशेषण, यानी जिसे हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को, जो कि क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कह रहा है टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, ये सारे क्या हैं। तो भाई ये तो हमारे नॉर्मल नाम है कि किसी का नाम टेबल है, किसी का नाम हथौड़ा है, कील है, टेबल है, तार है, सॉकेट है ना। तो ये क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। क्या है, नेमिंग वर्ड्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर जाएगा। क्लियर है, ये कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर प्रोनाउन या फिर एक्शन वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये किसके उदाहरण है। तो आपको पता होगा ये डिजाइन या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ये हमारा पंक्चुएशन मार्क कहलाता है। कौन सा, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, है ना, या फिर कॉमा हो गया, तो ये क्या है, ये आपके क्वेश्चन मार्क कहलाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 62 नंबर है, कह रहा है जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं। यानी कि आपको कोई डिस्कशन शुरू करना है तो आप क्या कहेंगे। क्या आप ऐसा कहेंगे आइए शुरू करें, क्या आप ऐसे कहेंगे मुझे कहने दीजिए, या आप ऐसे कहेंगे आइए चर्चा शुरू करें। ये सही तरीका है, आइए चर्चा करें, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। आइए ख़त्म करें, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हमने अभी डिस्कशन शुरू नहीं किया और आप ख़त्म करने की बात कर रहे हो, है ना। तो ये वाला आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है
जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 63 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको क्या होना चाहिए, यानी आप अपने बॉस को संबोधित कर रहे हैं तो आपको कैसा होना चाहिए। इम्पोलाइट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इनफॉर्मल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो आपके बॉस हैं तो आप उनसे फॉर्मली बात करोगे, है ना। एक्सप्रेसिव भी नहीं, आपको फॉर्मली होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बेसिक ही चल रहे हैं, है ना। जो आपका सेट पेपर 1 है ना, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बेसिक ही हैं। इसके बाद सेट नंबर 2 में आपको कराऊंगा ना, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है, जो कि हमसे कह रहा है कि अपने आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें। यह का उदाहरण है, यानी ये किसका उदाहरण है। आपसे आपके बॉस कह रहे हैं कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, तो ये किस तरह का, क्या आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपसे इनफॉर्मल बोला गया? इनफॉर्मल तो नहीं है, है ना। क्या आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है? ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, आपसे फॉर्मली बात की जा रही है ना। तो आपका राइट आंसर होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65 नंबर, जो कि हमसे क्या कह रहा है भैया, जो कि हमसे कह रहा है कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के उदाहरण है। यानी जेस्चर, फेशियल, आई कांटेक्ट, है ना। जेस्चर किसे कहते हैं? जैसे जेस्चर पोस्चर आपके बैठने का तरीका, है ना। और फेशियल मतलब आपके चेहरे के हाव भाव, है ना। आई कांटेक्ट, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। कौन से होते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, यानी कि आप बिना बात करे आपका सामने वाला आपको अंदाज़ा लगा लेगा कि आप कैसे हैं, है ना। अगर आपका जो है चेहरा खुशी का है तो आपको पता लग जाएगा कि खुश है, अगर निराशा का है तो आप पता लग जाएगा निराशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो सारे वर्ड जो किसके हैं, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। ये किसके उदाहरण है? यानी आपसे कोई मिलता है तो आपसे कहता है नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है। तो देखिए ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा है वगैरह पूछ लिया, है ना। तो ये फॉर्मल तो होगा नहीं, पोलाइट भी नहीं है और इनपोलाइट भी नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। यानी नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ऐसे करके दोस्ती बात करते ना, या फिर आपसे बड़े कोई सीनियर है तो उनसे आप बात करते, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से पूरा करें। यानी आपके लिए एक वाक्य दे दिया जाएगा इस तरह से, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंड आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया इस वाक्य को उचित वर्णात्मक शब्द से पूरा करें। कह रहा है कि द रोड्स इन माई टाउन आर इन कंडीशन, यानी जो रोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल नहीं, एक्सपेंसिव से हमें क्या मतलब, ब्यूटीफुल भी नहीं होते हैं, सेफ भी नहीं होते हैं, क्योंकि रोड सेफ कैसे हो सकते हैं, ना। तो आपका राइट आंसर गुड जाएगा, यानी जो मेरे टाउन की तरफ क्या है, रोड्स हैं वो कैसे हैं, गुड हैं, गुड कंडीशन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, जो कि हमसे क्या कह रहा है, भैया उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्यों को पूरा करें। ये तो आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज़ अ गार्डन विद लवली फ्लावर्स। अब देखिए गार्डन कैसा होता है, गार्डन कैसा होता है, तो गार्डन आपका गुड होता है क्या? नहीं। स्पेसियस होता है? नहीं। बिग होता है? नहीं। वो ब्यूटीफुल होता है ना। गार्डन कैसा होता है? ब्यूटीफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन, हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे देयर इज़ अ प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी कि प्लेग्राउंड, अब यहाँ पर प्लेग्राउंड की बात हो रही है, तो प्लेग्राउंड कैसा होता है, स्पेसियस होता है, या फिर बिग होता है, या फिर ब्यूटीफुल, या फिर गुड। तो प्लेग्राउंड की बात हो रही है ना, तो प्लेग्राउंड हमेशा बिग होता है ना, तो यानी बड़ा प्लेग्राउंड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर स्पेसियस या फिर ब्यूटीफुल या फिर गुड आंसर नहीं लगाना, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है ना। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है, उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर कह रहा है देयर आर अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड्स, यानी यहाँ पर कह रहा है अपार्टमेंट की बात। तो अपार्टमेंट कैसा होता है, आपका स्पेसियस होता है ना। अपार्टमेंट कैसा होता है, स्पेसियस होता है, एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल और गुड आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर, जो कि
आपका 10 से रिलेटेड और ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इंग्लिश वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों में उचित शब्द से भरें ताकि एक सार्थक शब्द बन सके। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक मिनट, तो यहाँ पर मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर CITS एग्जामिनेशन। यानी प्रिंसिपल ने कॉल किया मनोज को, यानी मनोज को बुलाया, प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया और प्रिंसिपल ने कहा, है ना। तो मनोज है भाई, लड़का है तो लड़के के लिए क्या लगता है, हिम लगता है ना, क्या लगता है, हिम लगता है। और लड़की के लिए हर लगता है, तो लड़की वाले तो वैसे ही ऑप्शन हट जाएगा, है ना। तो लड़की वाला जो जिसमें भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वो हट जाएगा, यानी हर वाला ये हट जाएगा, इसमें भी हर दिया, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही बचा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको इतना समझना है कि लड़के के लिए हिम और हिज यूज़ में करते हैं, और अगर लड़की है तो उसके लिए हर यूज़ में लेते हैं और हिज यूज़ में लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हर वाले जितने भी ऑप्शन है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि लड़का मनोज क्या है, लड़का है, तो इसके लिए हिम और हिम और हिज यूज़ में लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हिम और यहाँ पर आ जाएगा हर, यानी द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर CITS एग्जामिनेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कि हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरें ताकि एक सार्थक शब्द बन सके। तो इसमें भी हमें एक उचित शब्द भरना है। तो देखिए, टेल अस अबाउट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन यू टू कम आउट ऑफ इट। यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिचुएशन, देखिए सिचुएशन को आप क्या करते हैं, पहले मैनेज कर लेंगे क्या, सिचुएशन को पहले फेस किया जाता है उसके बाद मैनेज किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर पहले मैनेज है वो तो वैसे ही कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, यानी बच्चा कौन सा है आपका, A, B और C। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया है ना। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म वाला देखिए किसमें, यहाँ पर फेस्ड है और यहाँ पर मैनेज्ड है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेस्ड और मैनेज्ड। यानी सिचुएशन को क्या करेंगे, पहले फेस करेंगे उसके बाद मैनेज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा फेस्ड और यहाँ पर आ जाएगा मैनेज्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं होगी, अगर समस्या है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। यहाँ पर भी आपको उचित वर्णात्मक शब्द लिखना है। देयर इज़ अ फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज़, अब देखिए जहाँ पर फैक्ट्री होती है भाई वहाँ की एयर कैसी होती है, पॉल्यूटेड होती है ना भाई। जाहिर सी बात है जहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी तो वहाँ पर प्रदूषण होगा, है ना। तो वायु प्रदूषण को क्या कहते हैं, एयर के बारे में पूछ रहे हैं, तो एयर कैसी होगी, पॉल्यूटेड होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 74 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्यों को पूरा करें। देयर इज़ वाटर स्कैरसिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज़, एरिया कैसा होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर स्कैरसिटी की हो रही है ना, तो यहाँ पर ड्राई आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाटर, है ना। ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज़ डिफ़िकल्ट एज अ रोड कैसे होते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है रूरल एरियाज़ की, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, तो वहाँ की कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ के जो रूरल एरिया के जो रोड होते हैं ना, वो रोड कैसे होते हैं, वो अनइवन होते हैं। कैसे होते हैं, अनइवन होते हैं। बोरिंग या फिर पॉल्यूटेड या फिर ड्राई नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना उसके जो रोड्स होते हैं वो अनइवन होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर हमने कितने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो के अंदर हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 75 डिस्कस किए, जिसमें से आपके एम्प्लॉयबिलिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और आपका ट्रेड थ्योरी, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ये आपको क्या करना है, ये आपको अभी के अभी कमेंट करके बताना है, जिससे कि मुझे भी आपका स्कोर
पता लग पाए। ओके, तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि ये सेट पेपर निमी के द्वारा जारी किया गया है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अपने CBT एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं सेट पेपर 2 जल्द लेकर के आने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।